हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे क्लास 8 की वर्कशीट नंबर 27 जो कि 3 नवंबर 2021 की वर्कशीट है। और आज का सब्जेक्ट है बच्चों सोशल साइंस। और आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी बुक सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फीचर्स। ये इसका सेकंड पार्ट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सिस्टम ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो जो हमारी गवर्नमेंट है, हमारे सिस्टम में पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज टू ऑल इट्स सिटीजन्स। यानी हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन ने ही ये गारंटी दी हुई है कि वो सभी लोग जिनकी एज 18 ईयर्स से अबव है उनके पास वोट देने का राइट है। The members of the Constituent Assembly felt that the freedom struggle had prepared the masses for adult suffrage। और हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे, यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे, उनका ये मानना था कि हमने जो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ इतना स्ट्रगल किया है फ्रीडम के लिए, उसने ही लोगों को यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज के लिए रेडी कर दिया था। दे बिलीव्ड दैट दिस वुड एनकरेज डेमोक्रेटिक थिंकिंग। और उनका ये भी मानना था कि इससे हमारे देश में डेमोक्रेटिक थिंकिंग को बढ़ावा मिलेगा। एंड मेथड्स एट द सेम टाइम द फेटर्स ऑफ इनइक्वालिटी बेस्ड ऑन डिफरेंसेस ऑफ कास्ट, रिलीजन एंड जेंडर एट्सेट्रा कुड ऑल्सो बी ब्रोकन। और उस टाइम में हमारी सोसाइटी में कास्ट को लेकर, रिलीजन को लेकर और जेंडर को लेकर एक काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस थे, डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। तो इन सब को भी ख़त्म किया जा सकता था यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज के थ्रू। और इसलिए भी हमारे कंट्री में यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज को बढ़ावा दिया गया। इन यूनिवर्सल suffrage, the public has the right to choose a representative for himself without any discrimination। तो यूनिवर्सल सफरेज का मतलब होता है इसमें पब्लिक को राइट दिया जाता है कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज़ कर सकते हैं अपने आप बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के। ठीक है। एंड रिप्रेजेंटेटिव्स आर अकाउंटेबल टू द पब्लिक। और ये जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो पब्लिक के प्रति अकाउंटेबल होते हैं। In this way, the system of parliamentary form of government becomes the system of governance of the people। और इस तरीके से जो parliamentary form of government है वो लोगों के प्रति काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो जाता है और ये बन जाता है system of governance of people। ठीक है। आगे हम देखेंगे separation of power। तो हमारे स्टेट में जो पावर्स हैं उसको 3 हम कई कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहली पावर दी गई है लेजिस्लेचर के पास, सेकंड पावर है एग्जीक्यूटिव के पास एंड थर्ड है जुडिशरी। इनके पास, तीनों के पास अलग अलग पावर्स हैं। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन देयर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट। और इन तीनों ऑर्गन में ही पावर को डिवाइड किया गया है। लेजिस्लेचर का क्या फंक्शन होता है? इट कंसिस्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्टेड बाय द पब्लिक। यानी हम जिन लोगों को चुनते हैं, एमपी बनाते हैं या एमएलए बनाते हैं, वो लेजिस्लेचर का पार्ट होते हैं। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग दी लॉ। और लेजिस्लेचर्स और रिस्पॉन्सिबल होते हैं लॉ मेकिंग के लिए। ठीक है। जैसे आपने अक्सर सुना होगा कि पार्लियामेंट में ये बिल पास कर दिया गया या ये बिल इंट्रोड्यूस कर दिया गया, तो वो बिल लॉ बनाने का तरीका ही होता है। तो ये होता है लेजिस्लेचर में। एग्जीक्यूटिव का क्या फंक्शन होता है? इट लुक्स आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉज एंड रनिंग द गवर्नमेंट। तो अब देखो यहाँ पे लेजिस्लेचर के द्वारा लॉ मेकिंग तो हो गई, बट इस लॉ मेकिंग को पूरे कंट्री में इम्प्लीमेंट करने का काम किया जाता है एग्जीक्यूटिव्स के द्वारा। और एडमिनिस्ट्रेशन का संचालन भी होता है इन्हीं के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट है जुडिशरी। इट लुक्स आफ्टर द सिस्टम ऑफ जस्टिस। यानी जुडिशरी का काम होता है हमारी सोसाइटी में जस्टिस को इंश्योर करना। इट्स फंक्शन इज़ टू इंटरप्रेट द लॉ करेक्टली। और इसका एक फंक्शन ये भी होता है कि जो लॉ बनाया गया है लेजिस्लेचर के द्वारा उसको वो इंटरप्रेट करे, वो देखे कि वो लॉ सही है या गलत है, कहीं ये लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ ना जा रहा हो। ठीक है। तो ये काम होता है जुडिशरी का। तो हमारे स्टेट के 3 ऑर्गन हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ठीक है।
In order to prevent the misuse of power by any one branch of government, the Constitution says that each of these organs should exercise different powers. तो यहाँ पे पावर डिवीजन इसीलिए किया गया है जिससे किसी एक बॉडी के पास एक लिमिट से ज़्यादा पावर ना हो जाए, जिससे वो गलत तरीके से और इस पावर का गलत तरीके से यूज़ करे, यानी मिसयूज़ करे, ऐसा ना हो सके. ठीक है. Through this, each organ acts as a check on the other organs of the government, and this ensures the balance of power between all three. और इस तरीके से जो एक के पास पावर है वो दूसरे के द्वारा बैलेंस कर दी जाती है, और इस तरीके से हम देखेंगे कि बैलेंस ऑफ पावर पॉसिबल हो जाता है हमारे सिस्टम में. ठीक है. अब यहाँ पे हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस. यहाँ पे कह रखा है मैच दी कॉलम ए एंड कॉलम बी में हमें मैच करना है. तो फर्स्ट है मिनिमम एज ऑफ वोटिंग इन इंडिया. तो इंडिया में मिनिमम एज ऑफ वोटिंग है 18 ईयर्स. सेकेंड है लॉ मेकिंग एजेंसी ऑफ द स्टेट. तो लॉ मेकिंग का काम किया जाता है लेजिस्लेचर के द्वारा. नेक्स्ट है लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी ऑफ स्टेट. तो लॉ को एनफोर्स कौन करता है? तो वो करते हैं एग्जीक्यूटिव्स. एंड लास्ट है द एजेंसी ऑफ स्टेट विच इंटरप्रेट्स द लॉ एंड गिव जस्टिस. तो जस्टिस से जुड़ा सारा काम होता है जुडिशरी का. ठीक है. नेक्स्ट है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय यूनिवर्सल सफरेज. यूनिवर्सल सफरेज से आप क्या समझते हैं? चलिए इसका आंसर देखते हैं. तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 का आप आंसर लिखेंगे यूनिवर्सल सफरेज मीन्स द राइट टू वोट इन इलेक्शंस विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन. यानी कि बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के आप इलेक्शन में वोट दें, इसी का यही होता है यूनिवर्सल सफरेज. ठीक है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 2, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज द सिस्टम ऑफ पब्लिक गवर्नेंस. कमेंट. तो हमें इसको जस्टिफाई करना है. तो आप इसका आंसर लिखेंगे इन पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट पीपल चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स एंड दीज रिप्रेजेंटेटिव्स आर अकाउंटेबल टू सिटीजन्स. यानी पार्लियामेंट्री सिस्टम में लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स खुद चूज़ करते हैं और ये रिप्रेजेंटेटिव्स अपने सभी कामों के लिए अकाउंटेबल होते हैं जनता के प्रति. यानी जनता इनसे क्वेश्चन पूछ सकती है और उन्हें आंसर करना पड़ेगा. Hence, parliamentary system of government is the system of public governance. तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है वो लोगों के प्रति एक अच्छे शासन को इंश्योर कर सकता है. ठीक है. थर्ड क्वेश्चन है व्हाट आर द मेन ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट. व्हाट आर देयर फंक्शंस. तो स्टेट के कौन से मेन ऑर्गन्स हैं? तो हम देखते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हमारे स्टेट के 3 ऑर्गन्स हैं. फर्स्ट है लेजिस्लेचर, सेकंड है एग्जीक्यूटिव एंड थर्ड है जुडिशरी. ठीक है. अब यहाँ पे पूछा हुआ है कि इनके फंक्शंस क्या हैं. तो लेजिस्लेचर के फंक्शन ये लिखेंगे आप, एग्जीक्यूटिव के फंक्शन ये लिखेंगे एंड जुडिशरी के फंक्शन आप ये लिख देंगे. ठीक है. अब यहाँ पे मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ क्योंकि एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी हम कर चुके हैं वर्कशीट में. ठीक है. चलो नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4. इसमें पूछा हुआ है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय शेयरिंग ऑफ पावर, वाई इट इज़ नेसेसरी. यानी शेयरिंग ऑफ पावर क्या है और ये क्यों ज़रूरी है. तो आप इसका आंसर लिखेंगे शेयरिंग ऑफ पावर मीन्स द डिवीजन ऑफ पावर अमंग डिफरेंट ऑर्गन ऑफ, यहाँ पे ऑर्गन्स आएगा, डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट. तो गवर्नमेंट के अलग अलग जो ऑर्गन्स हैं उनमें पावर को डिवाइड करना ही होता है शेयरिंग ऑफ पावर. इट प्रिवेंट्स द मिसयूज ऑफ पावर बाय वन ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट. और ये ज़रूरी क्यों है? क्योंकि अगर हम पावर शेयरिंग करते हैं तो इससे पावर का मिसयूज किसी एक ब्रांच के द्वारा नहीं किया जा सकेगा. ठीक है. तो ये थी आज की हमारी सोशल साइंस की वर्कशीट एंड आई होप आप सभी को ये वर्कशीट बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी होगी. और बच्चों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसको ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू.